हे लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए रिप्लेस्ड प्राइड ऑफ डेविल प्रोफेसर का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। त्रिशा की खुद की कंडीशन, जो कि ऑब्वियसली सर्जरी के बाद थोड़ी वीक हो चुकी थी, उसकी बॉडी को भी ज़रूरत थी रेस्ट की। इवन डॉक्टर ने तो उसे बेड रेस्ट पर ही कहा था रहने के लिए, लगभग 1 हफ्ते के लिए। लेकिन अविराज के सामने वो चुपचाप स्टूल पर ही बैठी हुई थी। कभी उनकी तरफ झुकती तो उसे थोड़ा बहुत पेन भी होता, लेकिन उसके बावजूद भी अविराज को उसने अपने एक्सप्रेशन से पता नहीं लगने दिया था कि आखिर में उसकी कंडीशन है कैसी। अविराज जो त्रिशा के हाथ को अभी काफ़ी ज़ोर से पकड़े हुए थे, और साथ ही उसकी आंखों में लगातार देख रहे थे कि वो आखिर इतने ध्यान से देख क्यों रही है अविराज को। उन्हें समझ में तो आ रहा था कि त्रिशा बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, और यही बात उन्हें लगातार खाए जा रही थी। वो अपने हाथों को उठाते हुए उसके सर पर अपना हाथ प्यार से सहलाते हुए कहते हैं, आई एम रियली सॉरी। मैं चाहता था मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं, पर आई रियली डिडंट वांट टू। आई मीन, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकता था त्रिशा। त्रिशा जो उनके मुंह पर धीरे से हाथ रखते हुए कहती है, बहुत ताकत आ रही है। हाँ, बहुत बोलने का मन कर रहा है आपको। चुपचाप से ऐसे ही पड़े रहिए। आपको पता है आपकी हेल्थ कंडीशन कितना ज़्यादा बिगड़ गई थी, आप अनकॉन्शियस हो गए थे। अविराज एकदम से अपने सर पर धीरे धीरे अपने हाथ को रखते हैं और फिर अपने चेहरे को इधर उधर मोड़ते हुए कहते हैं, नहीं, मैं इसकी वजह से अनकॉन्शियस नहीं हो सकता। मैं डैम डॉक्टर यार, मुझे पता है मेरी कंडीशन इतनी भी वर्स्ट नहीं थी। ये सुनते ही त्रिशा जो जोर से उनकी गर्दन पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, आपकी इमरजेंसी डायलिसिस करवाई गई है, और आप कह रहे हैं कि आपकी कंडीशन क्रिटिकल नहीं थी। फट्टू से डॉक्टर हैं आप, सिर्फ दूसरों का इलाज करना जानते हैं। खुद के बारे में जब बात आती तो इतने ज़्यादा केयरलेस। तभी पीछे से अब शिवाय जो के अंदर की तरफ आते हैं और इस तरह से त्रिशा को झुका हुआ देखकर के तुरंत ही उसे सही तरीके से बिठा करके उसके पीठ पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम रात भर से जग रही हो तो काम करो, तुम सो जाओ, वैसे अविराज के साथ मैं आऊँ। ये सुनते त्रिशा जो कि अपने सर को हाँ मिला ली थी, क्योंकि उसे वाकई बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था जहाँ पर उसके टाके लगे हुए थे। वो चुपचाप जाकर के बेड पर लेट चुकी थी। कपड़े तो उसने चेंज कर लिए थे, मगर ऐसे कि उसके टाका पर ज़रा भी जोर ना पड़े। वो चुपचाप जाकर के बगल वाले बेड पर लेट जाती और अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके अपनी आंखों को ज़ोर से बंद कर लेती, जैसे कि उसे पेन हो रहा हो। शिवा भी समझ रहे थे, जिसकी वजह से अविराज के पास वो थोड़ी देर बैठते हैं और फिर त्रिशा के पास पहुंचते हुए कहते हैं, तुम्हें कुछ चाहिए तो बाहर। उन्हें इंजेक्शन लगाना था त्रिशा को, लेकिन त्रिशा अभी कैसे इंजेक्शन ले सकती थी अविराज के सामने। थोड़ी देर में अविराज को भी नींद आ जाती है, क्योंकि उन्हें तो इंजेक्शन दे दिया गया था, और जैसे ही फाइनली उनकी आंखें बंद हुई थी तुरंत ही त्रिशा को सारी मेडिसिन दिलवाई जाती हैं। लेकिन शिवा इस बात से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे कि आखिर कैसे त्रिशा इतने टाइम तक ये सारी बातों को छुपा कर रखेगी। आखिर कभी ना कभी तो अविराज को पता चल ही जाएगा कि आखिर में डोनर था कौन। शिवाय से समझाते भी हैं, इससे बेहतर उसे ये सब कुछ खुद पता चले, इससे बेहतर होगा कि तुम ही उसे सब कुछ बता दो त्रिशा, वरना फिर। तभी त्रिशा एकदम से अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं, किसी भी हालत में उन्हें ये बात नहीं पता चलनी चाहिए, वरना वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे और मैं उनकी नाराज़गी बर्दाश्त भी नहीं कर पाऊंगी, मार वार देंगे मुझे। शिवाय हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, वो तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता त्रिशा। आई डोंट थिंक सो कि उसने कभी तुम्हें डांटा भी होगा ज़ोर से। तभी त्रिशा मुँह बनाते हुए कहती है, जब वो पढ़ाते हैं ना तो बहुत डांटते हैं। एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर वो बहुत स्ट्रिक्ट है मेरे साथ। हाँ, पर एज अ हस्बैंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। अरे बोलकर वो उनके ठीक अब तरफ देखे जा रही थी। इसी तरह से हॉस्पिटल का लगभग 3 से 4 दिन का प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका था। फाइनली अब धीरे धीरे करके 1 हफ्ते बाद अविराज को भी डिस्चार्ज मिल जाता है। लेकिन अविराज को सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात का आ रहा था कि क्या ज़रूरत है किडनी ट्रांसप्लांट की। अगर नहीं भी कराते तो क्या वो मर जाते। लगातार इस तरह की बातें जो त्रिशा से तो बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही थी। अभी तक तो फिर भी त्रिशा ने सारी बातों को हैंडल कर लिया था और अब तक सब कुछ छुपा रखा था शिवाय और त्रिशा ने मिलकर। लेकिन अब नूर की एंगेजमेंट थी जिसमें उन लोगों को शामिल होना था। अविराज की बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से उनकी तो रिकवरी जल्दी हो जाती है, लेकिन त्रिशा की बॉडी अविराज के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वीक थी। हॉस्पिटल तक तो त्रिशा ने भी झूठ संभाल रखा था और साथ ही किसी को भी इस बारे में पता नहीं था उनके फैमिली में। लेकिन जैसे ही वो लोग मेंशन के अंदर एंटर हुए थे सबका रिएक्शन थोड़ा सा अजीब था, क्योंकि शिवा ने ये बता रखा था कि अविराज और त्रिशा कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए
इस वक्त शिवाय के फार्म हाउस पर रुके हुए हैं और एक हफ्ते से वो लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। इस बात को जानने के बाद सबको हैरानी हुई थी कि अविराज एक हफ्ते तक अपने काम पर ज़रा भी ध्यान ना दें। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाली बात है, क्योंकि अविराज के लिए काम से ज़्यादा मैटर और क्या ही करता। त्रिशा के ठीक सामने पहुंचते हुए सब लोग उससे सवाल किए जा रहे थे कि कैसा रहा उसका हनीमून ट्रिप। लेकिन तभी आरोही कहती है, वैसे ये तो बड़ी गलत बात है। मुझे तो तुमने बताया भी नहीं त्रिशा कि तुम हनीमून के लिए जा रही हो, वो भी एक हफ्ता के लिए। और अगर जाना ही था तो कहीं अच्छी जगह पर जाती जहाँ पर मौसम ठंडा होता। फिर वहाँ पर ठंडे मौसम, गरम गरम बातें, गरम गरम मिजाज, समझ रही हो ना। त्रिशा जो अपने चेहरे को हाँ मिलाते कहती है, हाँ मैं तो समझ ही रही हूँ। अब अभी कमरे में जाऊँ, मुझे थोड़ा सा नींद आ रही है। इस बात पर धीरे से नूर, जो कि आरोही के पीछे खड़े तो कहती है, जाने दीजिए ना भाभी, नींद तो आ ही रही होगी। रात भर कहाँ भाई ने सोने दिया होगा इन्हें। यही बात जैसे ही नूर ने बोली थी सब लोग हंस रहे थे और वहीं अर्चना जी उसे घूर रही थी, लेकिन उनके भी चेहरे पर हल्के से स्माइल थी। वो डरावने तरीके से नहीं घूर रही थी। अविराज जो चुपचाप अपने कमरे में जा चुके थे, उन्होंने तो एक तरफ किसी को देखा भी नहीं था। जैसे वो कमरे में पहुंचे थे, इस वक्त बाहर से कोई काफ़ी धीरे से नॉक करते हुए पूछता है, अंदर आ जाएं अगर आपकी परमिशन हो तो। जैसे ही आवाज़ उन्हें सुनाई दी थी, वो तुरंत ही हम अपना सिर हिला दिए थे और चुपचाप जा कर के अपने काउच पर बैठ चुके थे। अपने हाथों में टैबलेट पकड़ चुके थे, हमेशा की तरह। जैसे ही उनको वक्त मिलता, वो तुरंत ही अपने काम में ही तो बिजी होते थे। अर्चना जी प्यार से उनके सर पर अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, अच्छा लगा है सुनकर कि तुम त्रिशा को वक्त दे रहे हो, वरना मुझे तो लगा था कि हमारी तरह त्रिशा को भी तुम्हारा वक्त नसीब नहीं होगा। अविराज अपने चेहरे को उठा करके अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहते हैं, थैंक यू कि आपको मेरे अंदर कुछ तो अच्छा लगा। वैसे मैं भी काम कर रहा हूँ। और अपनी माँ के सामने ही वो अपने क्लोजेट में जाने लगे थे। अर्चना जी जो उनके लिए थोड़ा सा परेशान हो गई थी, क्योंकि अविराज वैसे तो हमेशा रूड ही बात करते थे सबसे, लेकिन इस तरह से वो अपनी माँ को फेस तक नहीं कर रहे। उन्हें थोड़ा बुरा तो लगा था, लेकिन फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन जैसे ही अविराज को अंदाज़ा लगा था कि अभी यहाँ पर कोई नहीं है, वो तुरंत ही अपने टैबलेट के साथ बैठ चुके थे और इस बारे में तुरंत ही वो अपने असिस्टेंट दानिश से कहते हैं कि वो पता लगाए किसी भी कीमत पर कि आखिर वो कौन सा शख्स है जिसने उन्हें डोनेट किया ये किडनी। उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में वो सब कुछ जानना चाहते हैं। इसी बारे में वो शिवाय से भी बात करने के लिए उन्हें स्टडी में बुलाए थे। वैसे तो शिवाय बार बार उनकी इस बातों को इग्नोर कर रहे थे कि उनकी अभी तबीयत ठीक नहीं है और इस बारे में वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अब वो वक्त आ चुका था। जैसे शिवाय से ये सवाल अविराज ने किया था, उनके तो पूरे पसीने उनके माथे पर नजर आ रहे थे, जो कि अब धीरे धीरे करके उनके जैसे चेहरे पर पड़ते वो तुरंत ही अपने हाथों से अपने पसीने को पोंछते हुए कहते हैं, ये क्या सवाल कर रहा है अविराज, जाने दे। देख, वो एक बूढ़ा आदमी था जिसके साथ तेरा ब्लड ग्रुप मैच हुआ और उनको और कोई ज़्यादा इशू नहीं था, लाइक नेचुरल डेथ थी उनकी, तो नॉर्मली सब हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अविराज जो कि अपने चेयर से खड़े होते हैं और शिवाय के सामने जा कर के उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, शिवाय, डॉक्टर हूँ मैं भी, इतना नॉर्मल नहीं होता ये ब्लड ग्रुप मिलना। 1000 में से भी एक लोगों का ये ब्लड ग्रुप मिलना रेयर होता है, और तू बोल रहा है कि नॉर्मल है। कौन सा वो बुढ़ा है, कम से कम मुझे उसकी फैमिली से तो मिलने दे। मैं उनकी फैमिली से मिलना चाहता हूँ एंड आई जस्ट वांट टू थैंक देम। ये सुनते शिवाय जो अपने चेहरे पर स्माइल लिए कहते हैं, हाँ पर अब देखो, पैसों से तो मैंने खुद ही उनकी मदद कर दी है, अब मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों से मिलो, जाने दो ना। ये सुनते ही विराज जो जोर से शिवाय के कंधे को अपने हाथों से दबाते हुए कहते हैं, मैं कुछ पूछ रहा हूँ शिवाय, मुझे इसका जवाब चाहिए तुमसे, ना कि तुम्हारी सजेशन मांग रहा हूँ। है जवाब या फिर मैं खुद ढूंढूं? अब शिवाय खुद से कैसे जवाब देते, क्या बोलते वो एक सांस लेते हुए कहते हैं, मैं एक काम करता हूँ, उनकी फैमिली से मिलवा दूंगा तुम्हें। मैं कल ही मीटिंग रख देता हूँ, आ जाएंगे वो लोग तुम्हारे पास। तो सुनते विराज अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, नहीं, जो उन्होंने मेरे लिए किया है और उनके उस फैमिली मेम्बर ने जो भी मेरा डोनर था, मैं खुद मिलने जाऊंगा उनसे। एक काम करते हैं, आज शाम को ही चलते हैं। शिवाय अपने पसीने को पोंछते हुए जैसे तैसे करके स्टडी टेबल से बाहर तो निकले थे, लेकिन इतनी ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे थे जिसे देखकर कि त्रिशा भी परेशान होते हुए अब ऊपर आ चुकी थी और उनको इस तरह से परेशान देखकर कि तुरंत उनके सामने पहुंचती और उनका हाथ थामते हुए कहती है, क्या हुआ, आप ठीक है ना, और सांस क्यों ऐसे फूल रही है आपकी? ये सुनते शिवाय जो कि उसकी हालत को देखकर कहते हैं,
सेम हालत तो तुम्हारी है क्या? ये सवाल मैं तुमसे करूं? तुम्हें क्या हुआ है? त्रिशा नीचे की तरफ देखते हुए कहती है, कल अविराज जी का बर्थडे है और हमें प्लानिंग करनी थी ना बर्थडे की। सबको तो ये लग रहा था कि हम बर्थडे प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें कुछ गिफ्ट देने वाले हैं, पर मैं तो कोई गिफ्ट की प्लानिंग भी नहीं की हूँ। मेरा तो दिमाग ही नहीं सब में था कि वो ठीक हो जाए। बस क्या करूँ, बस घबराहट हो रही है। सबसे इतना झूठ बोल रखा है कि। ये सुनते शिवाय जो कि एकदम से रेलिंग को पकड़ते कहते हैं, उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार त्रिशा। विराज की भी अलग जिद है। वो उन फैमिली से मिलना चाहता है जिसके फैमिली मेम्बर ने अविराज को किडनी डोनेट की है। इतना दिन तक तो झूठ बोल लिया, अब किस फैमिली से मिलाऊं यार अविराज को। शिट यार। ये सुनते त्रिशा कहती है, झूठी कोई फैमिली तैयार कर लीजिए ना, जिस बच्चन में हुआ था, झूठी माँ झूठा भाई, वैसा कुछ करिए ना, हो जाएगा अरेंज प्लीज़, वरना अगर उन्हें पता चला कि मैंने। ये सुनते ही शिवा एकदम से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, शट अप, सोचना भी मत, भूल जाओ इस बात को। कभी तुम्हारे मुंह से ये बात निकलनी नहीं चाहिए त्रिशा, वरना जान ले लेगा ये मेरी। और ये बोलकर वो नीचे जा चुके थे। अब उन्हें फैमिली की अरेंजमेंट भी तो करनी थी, फेक फैमिली की अरेंजमेंट। एक तरफ त्रिशा जो कि अपने सारी बीमारी सारे प्रॉब्लम्स को भूल करके इस वक्त लगातार अविराज के बर्थडे के प्लानिंग्स पे प्लानिंग्स कर रही थी, डिसीजन ले रही थी कि उसे क्या देना है अविराज को गिफ्ट में, और ऐसा क्या करे वो जो कि सबको बहुत ज़्यादा यूनिक लगे। अब इतने टाइम से वो और शिवाय मिलकर के अविराज के बर्थडे ही तो प्लान कर रहे थे सबके हिसाब से। वहीं दूसरी तरफ फैमिली की अरेंजमेंट आराम से हो गई थी। शिवाय भी कोई मामूली इंसान थोड़ी ना थे। उनके कहने से आराम से सारी फैमिली मिल चुकी थी और इस बात को एग्री करने के लिए भी रेडी हो चुकी थी। उसी फैमिली मेंबर में से एक औरत जो कि अपना हाथ उठाते हुए कहती है, मगर सर एक दिक्कत होगी, अगर हमारे घर में कोई बच्चा नहीं होगा तो उनको थोड़ा सा शक तो होगा। जहाँ तक मेरे को लगता है ड्रामा तो मैं कर लेगी, लेकिन बच्चा होना ज़रूरी है सर, आपको बच्चे की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। ये सुनते शिवाय का दिमाग और ज़्यादा चकरा गया था और वो अपने सर को झूठ में दीवार पर लड़ाते हुए कहते हैं, ओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं। तभी विक्रांत जो कि अपने हाथ में एक फाइल पकड़े हुए शिवाय के पास लेकर आ रहा था, साइन चाहिए था उसे क्योंकि उसे मीटिंग जो करनी थी। तभी शिवाय एकदम से विक्रांत से कहते हैं, बच्चा चाहिए विक्रांत। ये सुनते विक्रांत जो कि अपने शर्ट के बटन को ऊपर से बंद करते कहता है, व्हाट द हेल, मैं क्या करूँ इसमें। तभी शिवाय जो कि उसे घूरते हुए कहते हैं, क्या करना है, क्या मतलब है, बच्चा दो मुझे कहीं से भी। ये सुनते विक्रांत जो कहते हैं, ओह ओह आप ऐसे बच्चा मांग रहे थे। ये सुनते शिवाय जो अपनी आंखों को छोटी करते कहते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे बच्चा मांगूंगा? क्यों, तुम और मैं क्या मिलकर के बच्चा तैयार कर सकते हैं? ये सुनते ही विक्रांत जो कि अपने चेहरे को नीचे झुकाते हुए कहता है, सर मेरी बायोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, आप ही हैं डॉक्टर तो आप ही जाने, मैं बच्चे की अरेंजमेंट करता हूँ। कितने चाहिए सर? रात के 8 बजे तक अविराज फाइनली फ्री हो पाए थे। आज तो वो एक सेकंड के लिए भी फ्री नहीं होने वाले थे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक हफ्ते का काम था उनका पेंडिंग, जिसमें बड़ी बड़ी डील्स तो वो खुद ही फाइनल करते थे और आज ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मीटिंग्स करनी थी। विक्रांत ने 2 छोटे बच्चों की अरेंजमेंट कर दी थी। जैसे अविराज वहाँ पर पहुँचे थे अपने सारे काम को हैंडल करने के बाद, फैमिली वालों से वो मिल करके सबको थैंक यू करना चाह रहे थे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उनकी लाइफ को इस तरह से बचाना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो उनके लिए अब ये थी कि उन्हें त्रिशा के साथ ज़िंदगी बितानी थी। पहले तो उनका कोई ख़ास मकसद नहीं था कि वो ज़्यादा दिन जिएँ या फिर ना जिएँ, उनके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता था, बट अब उन्हें त्रिशा के साथ रहना था और बहुत अच्छी लाइफ जीनी थी उनके साथ। लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा आलसी और इतने ज़्यादा केयरलेस थे वो खुद को लेकर कि कभी ध्यान ही नहीं दे पाते थे खुद का। वहाँ पर पहुँचे थे सब लोगों ने अपना हाथ जोड़ करके अपना सिर हल्का सा नीचे झुका लिया था अविराज के स्वागत के लिए। वहाँ पर वाकई उनकी अच्छी खातिरदारी होती, लेकिन अविराज को कुछ भी खाना अलाउड नहीं था, जिससे वो कोई खिदमत नहीं चाहिए थी उन्हें। आज अपने हाथ में एक ब्रीफ केस लेते हैं जो कि दानिश ने अब तक पकड़ा हुआ था और उसमें पूरी तरह से नोट भरे हुए थे। उसे वो आगे बढ़ाते हुए उन लोग के सामने खोल चुके थे। जैसे ही वो नोटों का पूरा ब्रीफ केस खुला था, शिवा एकदम से अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, हे भगवान, अगर इन लोगों को लालच आ गई तो ये मुझे भी तो दे सकता था, मैंने ही तो पे किया इन सारे लोगों को एक्टिंग करने के लिए। अविराज की टोन बहुत ज़्यादा काम थी और वो धीरे से कहते हैं, जो मैंने आप लोगों से पाया है इसकी तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन जो मुझसे हो पा रहा है मैं बस इतना ही कर सकता हूँ फ़िलहाल के लिए। लेकिन हाँ, अगर कभी भी आप लोगों में से किसी को भी मेरी ज़रूरत पड़ती है तो आई विल बी देयर फॉर यू। ये मेरा कार है,
इसे रखिएगा आप लोग अपने पास। जैसे अविराज ने अपना कार्ड आगे बढ़ाया था, सबके सब एकदम से झपट्टा मारना शुरू कर दिए थे, जिसमें से एक बूढ़ी दादी थी जो कि विधवा हुई थी। उन्हीं के हस्बैंड की तो किडनी मिली थी अविराज को। ऐसा नाटक शिवाय ने रचा था। वो बूढ़ी दादी एकदम से अविराज के हाथ से कार्ड पकड़ते हुए कहती है, शुक्रिया शुक्रिया। अब तो कुछ भी ज़रूरत होगी तो फ़ोन कर सकते हैं ना। अविराज अपने सर को हाँ मिलाकर के हल्का स्माइल करते हुए कहते हैं, जी कर सकते हैं, एंड थैंक यू। और इस बारे में कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और वहीं अविराज जो खड़े होकर के अब वहाँ से बाहर निकलने ही वाले थे, शिवाय को भी अब थोड़ा सा सुकून मिल गया था। ऊपर की तरफ देखते हुए अभी वो जस्ट भगवान का शुक्रिया अदा करने ही वाले थे, तब तक एक बच्चा जाकर के अविराज के सामने पहुँच गया था और तभी रोते हुए कहता है, मम्मा नहीं है मेरे पास, मम्मा के पास ले चलो अंकल। तभी अविराज पीछे मुड़ करके उस बच्चे की मम्मा की तरफ इशारा कर दिए थे, लेकिन वो बच्चा अपने चेहरे को ना मिलाकर कहता है, यहाँ मेरी मम्मा नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ, मैं तो अनाथालय से आया हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, ये लोग कौन है। तभी अविराज उसके सामने बैठते हुए कहते हैं, बच्चे फैमिली मेम्बर से हो ना, ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपकी मम्मा वो तो बैठी हैं। लेकिन वो बच्चा कहता है, नहीं है मेरी मम्मा, वो मेरी मम्मा नहीं है, मुझे रोना आ रहा, मुझे घर ले चलो, मेरी मम्मा के पास जाना है अंकल। ये सारी बातों को सुनकर एकदम से अविराज और शिवाय की तरफ घूरते हुए कहते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। शिवाय जो कि एकदम से उस बच्चे को गोद में उठा लिया था और बगल में खड़े विक्रांत की तरफ ऐसे घूर रहे थे जैसे कि बस ये सारा ड्रामा एक बार ख़त्म हो जाए और सक्सेसफुल हो जाए। अविराज बस यहाँ से बाहर निकले और विक्रांत को तो वो अपने हाथों से आज जान से मारेंगे। ड्रामेटिक बच्चा चाहिए था मगर इतना ज़्यादा। तभी शिवाय कहते हैं, अरे वो आइसक्रीम के लिए इज्जत कर रहा था शायद, है ना। तभी उसकी मम्मा जल्दी से भाग कर आती और ज़ोर से उसे अपने हाथों में लेते हुए कहती है, हाँ आइसक्रीम खाना है इसको, इसीलिए तो सारे प्लानिंग पर पानी फेर रहा है तेरी तो मैं। अविराज जो खड़े तो कहते हैं, रिलैक्स, मारिए मत उसे, अब बच्चे की ज़िद है तो पूरी कर दीजिए, बच्चा ही है। मैं चलता हूँ, नाइस टू मीट यू ऑल। और ये बोल करके वो थोड़ा कंफ्यूज होकर बाहर निकल चुके थे। लेकिन न जाने क्यों अविराज को कुछ तो ऐसा हिट किया था जिससे वो एकदम से दोबारा उसी घर के अंदर पहुँचते हुए कहते हैं, वैसे उस डोनर का नाम क्या था। शिव प्रकाश, रवि गुप्ता, नारायण सिंह। अब 3 लोगों ने अलग अलग नाम बताया था। तब एक छोटा सा बच्चा जो कहता है, मुझे तो लालू प्रसाद बोलने के लिए बोला था मम्मा ने। ये कौन है, ये तो अपने कैरेक्टर में नहीं है ना, हमारे रोल प्ले में तो ये कंफ्यूजन हो गई अंकल। ये सुन विराज ने जैसे अभी शिवाय की तरफ मुड़कर देखा था, शिवाय को कुछ समझ नहीं आता, जिससे वो बस हंस दिए थे। वेरी फनी। मजाक क्यों कर रहे हैं, लालू प्रसाद का नाम मतलब डोनर का नाम लालू प्रसाद कैसे हो सकता है। आपके हस्बैंड का नाम क्या था दादी जी। तभी वो बूढ़ी औरत जो धीरे धीरे कहती है, नाम का तो नहीं बताया था ना आपने। अविराज जो थोड़ा इंस्पेक्ट करते हुए कहते हैं, अच्छा 1 मिनट, उनका ब्लड ग्रुप क्या था। 2 घंटे के अंदर इस सारे ड्रामा को क्रिएट किया था शिवाय ने। अब इतना जल्दी सारे कैरेक्टर को सब कुछ बताना मुमकिन थोड़ी ना था। वो एकदम से अपना सर पकड़ते कहते हैं, यार अब क्या मैं 2 घंटे में बेस्ट प्रिपरेशन करा दूँ, मूवी बना दूँ मैं, ये सब पूछने की क्या ज़रूरत है। और वो लगातार अपने हाथों से इशारा किए जा रहे थे कि HH ग्रुप बोल दें ये लोग, लेकिन नहीं, किसी ने A नेगेटिव तो किसी ने B नेगेटिव। अविराज एकदम से खड़े होते हैं और शिवाय का कॉलर पकड़ते उन्हें अपने साथ बाहर की तरफ लेकर आए थे। जैसे ही वो बाहर की तरफ लेकर आए थे, सबके सब पैसे पर लूट मचा चुके थे। लेकिन तभी विक्रांत अपने हाथ में गन लेते हैं और उसे लोड करते हुए कहते हैं, किसी को चाहिए पैसे? नहीं ना, सारा ड्रामा ख़राब करके पैसे चाहिए तुम लोगों को। अविराज सर सबको काट कर फेंक देंगे। अविराज वहीं ग्राउंड में आकर के ज़ोर से शिवाय के कॉलर को अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, क्या चल रहा था ये अंदर, और किसकी फैमिली से मिलवाने लेकर आया था तो मुझे मजाक समझता है। मुझे तो पहले से ही शक था तेरे ऊपर, इसीलिए मैं फैमिली से मिलने आया, वरना तुझे लगता है अविराज के पास इतना टाइम है कि वो किसी फैमिली मेम्बर से मिलने आएगा। ये सुनते शिवाय जो कि एकदम से पीछे तो कहते हैं, ओ तो महाराज जी को पहले से शक था। अगर शक था तो बता देते ना, कम से कम इतना पैसा तो नहीं खर्च होता, कितना मुश्किल से ढूंढ ढूंढ कर लाया मैंने एक एक कैरेक्टर। अविराज कैसे समझाते शिवाय को कि ये उनके लिए कितना सीरियस मैटर है। वो ज़ोर से उन्हें धक्का लगाते हुए कहते हैं, शिवाय हर वक्त मजाक नहीं करना होता है। एक बार में बात समझ में नहीं आ रही कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो डोनर की फैमिली है कौन।
और वो डोनर कौन था? नाउ जस्ट टेल मी हिज नेम। कौन था वो? ये सुनते शिवा जो मन में कहते हैं, कौन था नहीं कौन थी, और वो भी तेरी बीवी है। लेकिन कैसे बताऊँ? अगर बता दिया तो तू जान नहीं ले लेगा मेरी। कभी नहीं पता चलना चाहिए तुझे अविराज, कभी नहीं। शिवाय जैसे तैसे करके अभी तो अविराज को कंट्रोल कर लिए थे कि वो बता देंगे और उसके फ़ोटो को भी दिखा देंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये वादा दिया था अविराज को, वैसे वो पूरा थोड़ी ना करने वाले थे। अगला दिन बर्थडे का सेलिब्रेशन था, लेकिन अविराज का मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ था। त्रिशा तो 12 बजते ही अविराज को हैप्पी बर्थडे बोल करके धीरे से उनके फोरहेड पर किस कर दी थी। तभी अविराज जो कि लेटे हुए लगातार किसी के बारे में सोच रहे थे, और त्रिशा ये देखती है कि वो अभी तक जग रहे हैं। दवाई खाने के बाद उन्हें रेस्ट करना था, लेकिन अविराज तो अभी अपने लैपटॉप को लेकर बैठे हुए थे। त्रिशा उनके बगल में बैठते हुए कहती है, क्या हुआ? मैं आपके लिए स्वीट लेकर आई थी। आई नो आपको ज़्यादा नहीं खाना, बट थोड़ा सा तो खा सकते हैं आप, टेस्ट कर लीजिए। अविराज और त्रिशा से कहते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि वो डोनर कौन था त्रिशा? उसके बाद तुम चाहे जितना स्वीट कहोगे मैं खा लूँगा। आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट हिम। कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरा डोनर कौन है, ये मेरा लीगल हक है। एंड व्हाई आई एम थिंकिंग कि समथिंग इज़ फिशी। बार बार इस बात को जब भी मैं छेड़ रहा हूँ, या तो तुम टॉपिक चेंज कर लियो, और वहीं शिवाय तो डायरेक्टली वो मेरे सामने इतना बड़ा नाटक करने की कोशिश किया। पता नहीं किसको हायर करके मेरे सामने ले आकर खड़ा कर दिया, वो भी पूरी की पूरी फैमिली बनाकर। वो तो मुझे पहले से ही डाउट था उसके ऊपर, और खैर मुझे अभी जानना है आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को उसके बारे में बताने में। तभी त्रिशा जो कि अविराज के सामने बैठते हुए कहती है, आपको किडनी मिल गई, अब आप ठीक हैं, और अब आपको हमेशा डायलिसिस के लिए नहीं जाना पड़ेगा। कुछ टाइम बस दवाई खानी होगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर आपको फिर से चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और मैं आपको अपने साथ लेकर चलूँगी। नूर की एंगेजमेंट का भी दिन आ चुका था। सब लोग बहुत खुश थे। अविराज भी अपने काम में हमेशा की तरह बिजी थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके बहुत सारी बातें चल रही थी। कौन है, किसने किया उनके साथ ऐसा, और क्यों नहीं बताया जा रहा है उनको उस शख्स का नाम जिसने उन्हें किडनी डोनेट की थी। और जब भी उनका नाम लिया जाता तो वो हमेशा झूठ ही निकलता। अविराज ने अब हॉस्पिटल में इसके बारे में पता करने के लिए कह दिया था। जिस दिन अब अविराज की किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था, उस दिन कोई भी एचएस ग्रुप के ब्लड ग्रुप वाला शख्स तो मरा ही नहीं था उस हॉस्पिटल में। डायरेक्टली तो उस आदमी का फाइल पूरी तरह से गायब था जिसने डोनर बनकर के अविराज को किडनी दी थी, जैसे कि ज़बरदस्ती उनके फाइल को जानबूझकर गायब किया गया हो। लेकिन अब फाइनल ऑप्शन मिल चुका था अविराज को, मिस्टर चैटर्जी। डॉक्टर चैटर्जी जो कि बहुत ही फेमस और मशहूर डॉक्टर थे, और उन्होंने अविराज के इस ट्रांसप्लांट को पूरी तरह से सक्सेसफुल किया था। वो पहले तो उनसे कॉल पे बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर चैटर्जी ने बहाना बना दिया था कि वो तो अभी फॉरेन कंट्री में है। लेकिन अविराज से इस तरह का झूठ और वाकई पूरी बेफजूली थी उनकी। दानिश और विक्रांत के साथ अविराज अब उनके हॉस्पिटल में मौजूद थे, और जैसे अभी वो अपने कैबिन में एंटर हुए थे अपने ऑपरेशन थिएटर से, उनके ठीक सामने इस वक्त अविराज उनके कैबिन के मेन चेयर पर बैठे आराम से उनके टेबल पर अपने पैर को इधर उधर हिलाए जा रहे थे। और जैसे ही अभी वो उनके ठीक सामने पहुंचे थे, वो अपने पैरों को नीचे करते और हल्का स्माइल के साथ कहते हैं, हो डॉक्टर चैटर्जी, फ़ौरन से आने में इतनी जल्दी क्यों? तभी विक्रांत जो कि अपने हाथ में पकड़े बंदूक को उनके कंधे पर रखते हुए कहता है, सर कुछ इमरजेंसी होगा क्यों, है ना? कोई इमरजेंसी केस आ गया होगा, इसी वजह से फ़ौरन से यहाँ पर आ गए होंगे सर जी। डॉक्टर चैटर्जी जो कि घबराते हुए कहते हैं, विराज, अरे आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप तो मेरे। अविराज अपने सर को हाँ मिलाकर कहते हैं, आपका स्टूडेंट था राइट? तो अविराज सिर्फ डॉक्टर नहीं है डॉक्टर चैटर्जी, इतना तो आपको भी पता होना चाहिए। और अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आपको याद दिला देते हैं। उनके ठीक सामने पहुंचते हुए विराज उनके कंधे पर अपने हाथ को टिकाते हुए कहते हैं, डॉक्टर जस्ट टेल मी, उस दिन मुझे किडनी किसने डोनेट की थी? और मुझे अब कोई बहाना नहीं सुनना है। 1 महीने से सब लोग मेरी इस बात को टाले जा रहे हैं। ये सुनते ही चैटर्जी जो कि अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, शिवाय मेरी जान ले लेगा, अविराज मैं नहीं बता सकता। और तुम्हें क्या लगता है तुमसे कम है वो शिवाय? लोगों का खून करता रहता है, अगर मैंने कुछ बताया तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। ये सुनते अविराज जो हल्का स्माइल करते हुए कहते हैं, आपके लिए एक तोहफा है मेरे पास। और फिर अपने टैबलेट में इस वक्त एक छोटे से बच्चे के फ़ोटो को दिखा रहे थे जो कि चैटर्जी जी की प्यारी सी पोती थी। और ये देखते ही उनका हाथ एकदम से कांप गया था और टैबलेट छूटने वाला था, लेकिन तब तक अविराज ने उसे कैच कर लिया था
और अपने बालों पर अपना हाथ फेरते हुए आराम से जाकर के उनके काउंटर पर टिक कर बैठते हुए कहते हैं, तो अब बताइए, अपनी जान ज़्यादा प्यारी है या फिर आपकी प्यारी पोती की? और हाँ, अगर मैं मारना शुरू करूँगा ना तो मैं गिनता नहीं हूँ, शायद पूरा का पूरा ख़ानदान ख़त्म हो जाए आपका। अब देख लीजिए आपको किसी की बात माननी है, शिवाय या फिर तभी इस बात पर वो अपना चेहरा झुकाते हुए कहते हैं, हाँ सही कहा तुमने, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो तुम मेरे ख़ानदान को ख़त्म कर दोगे, और अगर बता दिया तो शिवाय मुझे ख़त्म कर देगा। तो एक काम क्यों नहीं करते, अपनी असिस्टेंट से क्यों नहीं पूछते हो? तुम्हारे असिस्टेंट को भी इस बारे में तो पता ही है। क्यों विक्रांत, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? जैसे अविराज को ये पता चला था, दानिश और अविराज दोनों एकदम से शॉक में थे। चटर्जी से हटा करके अब विक्रांत ने भी अपने गन को नीचे कर लिया था और साथ इधर उधर देखते हुए अपने सर को भी चुपचाप नीचे झुका लिया था। अविराज जो जोर से उसके बालों को पकड़ करके उसे दीवार पर एकदम से पिन करते हुए कहते हैं, विक्रांत क्या ये सच है? तुम सब कुछ जानते थे? विक्रांत जो कि अपने चेहरे को ना मिलाकर कहता है, नहीं नहीं सर, सब कुछ तो नहीं, बस वो मैं। अविराज जो दानिश के साथ बाहर निकल चुके थे, यहाँ हॉस्पिटल में वो कोई तमाशा नहीं करना चाहते थे, और जाते जाते उन्होंने चटर्जी के साथ हाथ मिलाकर के उन्हें यह भी सांत्वना दे दिया था कि उनकी पोती अब सही सलामत रहेगी। इस वक्त विक्रांत जो कि कॉटेज के चेयर पर बंधा हुआ था, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक बहुत ही आराम से उसके शरीर पर पहुंच सकता था, लेकिन अभी अविराज ने उसे ऑन करने के लिए कहा नहीं था। अविराज उनके ठीक सामने पहुंचते और अपने हाथ में पकड़े गन को विक्रांत के सर पर लगा दिए थे, लेकिन विक्रांत की आंखों में ज़रा भी डर नहीं था, क्योंकि अविराज और त्रिशा के इतने खूबसूरत कपल को वो कभी अपने हाथों से बिगाड़ना नहीं चाहता था, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। उसकी आंखों में इस तरह से बेखौफी देख करके अविराज जो कि फ्रस्ट्रेट होते हुए दानिश से कहते हैं, लेकर आओ उसे। किसी को यहाँ पर अपनी जान की परवाह नहीं है, सबको सिर्फ दूसरों की जान की परवाह है। वो डॉक्टर चटर्जी, फिर ये। तभी दानिश कहता है, सर आप भी तो वैसे ही हैं। दानिश जो बाहर जाता है और ज़बरदस्ती पकड़ करके अब वानिका को अंदर की तरफ ला चुका था, और जैसे उसका चेहरा विक्रांत देखे थे, एकदम से परेशान होते हुए अपने हाथ को जोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके हाथ कैसे जुड़ सकते थे, वो तो बंधे पड़े थे। अविराज जो आराम से अपनी चेयर पर बैठ करके हल्का मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब तो मुझे बताओगे ना? वानिका को देख करके तो विक्रांत भी कमज़ोर पड़ ही गया था। अविराज जो अपनी जगह पर आराम से बैठे हुए पूछते हैं, अब तो बताना पड़ेगा ना विक्रांत, वरना। और फिर अपने गन को लोड करते हुए अब उसे वानिका की तरफ पॉइंट कर दिए थे। तभी विक्रांत जो कि एकदम से रोंदू जैसा मुंह बनाते हुए कहता है, सर वानिका को नहीं सर, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, शिवाय सर ने मना कर रखा है। ये सुनते विराज जो विक्रांत को घूरते हुए कहते हैं, तुम मेरा असिस्टेंट है या फिर उस शिवाय का? तभी दानिश कहता है, शिवाय सर भी आ रहे हैं, मैंने उन्हें फ़ोन करके बुला दिया है और बता दिया है कि अभी आप क्या कर रहे हैं सर। ये सुनते हैं विराज जो दानिश की तरफ देखते कहते हैं, गुड, वेरी गुड। मैं भी चाहता हूँ वो शख्स मेरे सामने रहे जब विक्रांत उस डोनर का नाम बताए। मेरा दिमाग पागल हुआ जा रहा है, आखिर इतनी भी कौन सी बड़ी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। फाइनली दौड़ते हुए शिवाय भी वहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अब उन्हें भी समझ में आ गया था कि इस मामले को और ज़्यादा दबाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। एकदम से शिवाय जो कि अभी पहुँचे थे वहाँ पर, लेकिन तब तक अविनाश जो कि काउंटडाउन करना शुरू कर चुके थे, वानिका के सर पर बंदूक रखे हुए। विक्रांत को ये तो उम्मीद थी कि अविराज उसे मारेंगे नहीं, लेकिन उसके कौन से बॉडी पार्ट को वो हर्ट कर दें अपने हाथों में ली बंदूक से, इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि अविराज को जब गुस्सा आता था वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी बन जाते थे, और विक्रांत से बेहतर इस बात को और कौन समझ सकता था। इस वक्त वो वानिका की ज़िंदगी को ऐसे रिस्क में नहीं डाल सकता था। 10, 9, 8, 7। उससे पहले ही शिवा पहुंच चुके थे वहाँ पर, और अविराज के ठीक सामने पहुंचते हुए कहते हैं, ये क्या कर रहा है तू? इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो गया इस बात को जानने के लिए कि तुझे किडनी किसने दी? तुझे किडनी मिल गई तो ठीक है, बस इससे तुझे मतलब होना चाहिए। अविराज पागल ही हो गया यार तू। अविराज जो इन सारे मामलों से शिवा को दूर रहने के लिए कह दिए थे, और अपने काउंटडाउन को अभी भी जारी रखे थे। 5, 4, 3। तभी शिवाय जो कि अविराज को रोकते कहते हैं, अविराज वेट, मेरी बात सुन। देख, उसमें वानिका की कोई गलती नहीं है यार, उसे क्यों हर्ट कर रहा है? अविराज जो इस बात पर शिवा को घूरते हुए कहते हैं, मुझे नाम पता चल जाना चाहिए, और वो विक्रांत के मुंह से ही निकलेगा आज। सो वे वाज आई? या 4, 3, 2 एंड
लेकिन जैसे अभी अविराज ने बंदूक को शूट किया ही था, तुरंत ही उससे पहले विक्रांत के मुंह से निकल गया था, त्रिशा मैम। जैसे ये आवाज़ विक्रांत के मुंह से निकली थी, उसी के ठीक 2 सेकंड बाद ही बंदूक चल जाती है। जैसे ही गोली चलने की आवाज़ विक्रांत को सुनाई दी थी, वो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला देता है और साथ ही अपनी आंखों को दूसरी तरफ बंद करके अपने पूरे चेहरे को घुमा लिया था, क्योंकि वो पानिका को हर्ट होते हुए देख ही नहीं सकता था। अविराज जो एकदम से अपनी जगह पर शांत पड़ गए थे, जैसे कि वो एक स्टैचू बन चुके हैं। उनके हाथ से बंदूक गिर चुकी थी ज़मीन पर और उनको संभालने के लिए शिवाय जैसे अभी आगे बढ़े थे, अविराज तुरंत ही उनको रोकते हुए कहते हैं, हाथ मत लगाना शिवाय। ये मैंने क्या सुना है अभी? हाँ। अचानक ही अविराज की हार्ट बीट एकदम से बढ़ने लगी थी। तभी शिवाय जो विक्रांत की तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं मारता यार वो वानिका को, क्या बोल दिया तूने? तभी अविराज जो इस वक्त विक्रांत के ठीक सामने पहुंचे थे और उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, एक बार और यह नाम लेना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये सुनते ही विक्रांत जो अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहता है, सॉरी सर, पर मैं ये बताना नहीं चाहता था। और फिर वो शिवाय की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम रियली सॉरी सर, मैं वानिका को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता था। अविराज जो एकदम से अपना सर पकड़ते हुए कहते हैं, त्रिशा ने ये बात त्रिशा तक पहुंची कैसे? शिवाय जो हल्का पीछे तो कहते हैं, अविराज वो एक्चुअली बात ऐसी है कि अविराज जो शिवाय को एक धक्का देते हुए ज़ोर से उन्हें दीवार से लड़ा चुके थे और उनकी गर्दन पर अपना हाथ कसते हुए कहते हैं, त्रिशा और तूने मिल करके इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। तो इतनी टाइम से ये प्लानिंग चल रही थी ना तुम दोनों की? हाँ, तुझे पता है त्रिशा के लिए कितना रिस्की साबित हो सकता है? वो ऑलरेडी इतनी वीक है। ये तूने क्या किया यार? त्रिशा कहाँ है? और वो तुरंत ही अब अपने मेंशन की तरफ जा चुके थे। मेंशन के कोर्टयार्ड में ही तो थे वो, और उसी के कॉटेज से बाहर निकलते हुए वो काफ़ी रफ्तार से अब घर के अंदर पहुंच रहे थे, जिसमें से अचानक एक स्टाफ आकर के गलती से उनसे लड़ गया था। और जैसे ही वो लड़ा था, विराज उसे ज़ोर से धक्का मारते थे, जिससे वो ज़मीन पर गिर चुका था। ऐसे अचानक से विराज का ये बिहेवियर, नीचे बैठे सब लोग एकदम से हैरान हो गए थे। और तभी वीर जो कि अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को एकदम से अब अपने कान की तरफ से हटा चुका था और उसे काट करके अविराज की तरफ आगे बढ़ता, लेकिन तभी अर्चना जी वीर को तुरंत ही रोक ली थी। अविराज जो रूम की तरफ जाते हैं और दरवाज़ा बहुत ही मुश्किल से खोलते हैं, जैसे कि गुस्से से उनका हाथ पूरी तरह से कांप रहा हो। वो एक गहरी सांस भर के जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल किए थे और फाइनली बैठी त्रिशा की तरफ वो देखते हुए उसके हाथ को धीरे से पकड़ते हुए कहते हैं, त्रिशा, कैसे निकला था उनके मुंह से इतना नॉर्मल टोन? त्रिशा एकदम से पीछे मुड़ते हुए कहती हैं, आप इतना जल्दी? क्या बात है, आज आपको काम नहीं था? नहीं मतलब कुछ ज़्यादा ही जल्दी। टाइम देखा आपने? 11:30 बजे रात के। ये सुनते हैं विराज अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहते हैं, पता है मुझे, टॉन्ट मत मारो। हाँ वो मैं क्या कह रहा था कि तभी त्रिशा कहती है, क्या कह रहे थे आप? मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। दवाई खाई आपने? अविराज और त्रिशा से कहते हैं, हॉस्पिटल चलना है मुझे। त्रिशा ही सुनकर कहती है, क्या हुआ, आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या? अविराज अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, वरना मैं मर जाऊँगा। जैसे अविराज ने बोला था, त्रिशा एकदम से उनके मुंह पर अपना हाथ ले जाते हुए रखते हुए कहती है, ऐसा तो मत बोलिए, ये ऐसी बातें नहीं करते, गलत बात है ये। अविराज जो त्रिशा के कंधे को ज़ोर से पकड़ते हुए कहते हैं, हाँ त्रिशा, मैं मरने ही वाला हूँ, एंड ट्रस्ट मी, ज़्यादा दिन तक तो मेरे साथ नहीं रहोगी, बस मुझे कुछ कंफर्म करने दो। और ये बोलकर वो खींचते हुए त्रिशा को बाहर ले जा रहे थे और गाड़ी में झटके से बिठा दिए थे। त्रिशा अभी भी कंफ्यूज थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, ये क्या चल रहा है अविराज के दिमाग में। हॉस्पिटल पहुंचते वो अविराज के साथ अंदर जा चुकी थी और एक्सरे हॉल में अविराज ले आकर के खड़ा कर दिए थे। 2 स्टाफ को वहाँ बुलाते हुए कहते हैं, मैडम का एक्सरे करो और जल्द से जल्द रिपोर्ट मुझे दो। अविराज चुपचाप वहाँ वेटिंग रूम में बैठ चुके थे और लगातार अपने पैर को ज़मीन पर टैप किए जा रहे थे, जैसे कि उनकी हालत इस वक्त कितनी ज़्यादा बुरी हो रही हो। एक्सरे मशीन वगैरह तो बंद करवा दिया गया था, क्योंकि हॉस्पिटल में रात में फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, लेकिन अविराज का ऑर्डर था तो सब कुछ दोबारा से अब ऑन हो चुका था और त्रिशा को अब लेटने के लिए कह दिया गया था। लेकिन तभी त्रिशा बाहर आते हुए पूछती है, आखिर हुआ क्या है, मुझे मेरी बॉडी क्यों स्कैन की जा रही है? त्रिशा को डर था इस बात का कि अगर बॉडी को स्कैन किया गया तो उसकी बॉडी के पार्ट्स अविराज को नज़र आ जाएंगे और सारी बातें अविराज तक पहुंच जाएंगी, जिससे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे। लेकिन टेंशन में तो अविराज आ चुके थे। एसी चल तो रहा था, लेकिन अविराज के शरीर पर शायद असर नहीं कर रहा था।
इतना ज़्यादा उनका दिमाग इस वक्त हाइपर हो रखा था। जैसे त्रिशा बाहर की तरफ आई थी, अविराज एकदम से अपने चेहरे को मोड़ते हुए कहते हैं, त्रिशा मेरी नज़रों से दूर हो जा, बेहतर होगा तुम्हारे लिए, जाओ और एक्सरे कराओ। त्रिशा जो अविराज के पास धीरे से बैठते हुए कहती है, हुआ क्या है, मुझे कोई गलती? अविराज जो उसके हाथ से अपने हाथ को पहले तो छुड़ाए थे और उससे थोड़ा दूर होते हुए कहते हैं, मैं कह रहा हूँ ना, एक्सरे करवाओ, एक बार में बात समझ में नहीं आ रही है। वो खुद त्रिशा को अंदर की तरफ ले गए थे और जहाँ एक्सरे मशीन रखी हुई थी वहाँ ज़बरदस्ती त्रिशा को अपनी गोद में उठा करके लेटा चुके थे, वो भी उसके पेट के बल। उसे करवट दे दिया गया था और साथ ही उसके बैक की तरफ से पूरा स्कैन अब उसके बॉडी में हो रहा था कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। त्रिशा के दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से ये सब कुछ, उसे डर था इस बात का कि कहीं कहीं अविराज को भनक तो नहीं लग गई, लेकिन उसे कहाँ पता था कि अब तो अविराज पूरी कंफर्मेशन के साथ ही उससे बात करेंगे। रिपोर्ट्स आने में लगभग 1.5 घंटे लग गए थे, जिससे अविराज त्रिशा से तब तक तो दूर ही रहे थे। त्रिशा जो कि अविराज से बार बार मिलने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अविराज जो कि उसे देखना भी नहीं चाहते थे। जैसे ही रिपोर्ट्स आई थी तुरंत ही 2 स्टाफ उसे ले जाकर के अविराज के हाथों में थमा दिए थे और अविराज जैसे ही त्रिशा के बैक रिपोर्ट को देखे थे, उनकी आंखें एकदम से गुस्से से अब लाल हो चुकी थीं। साथ ही वो अब खड़े होकर के एक्सरे को एक साइड में फेंकते हैं और बैठी हुई त्रिशा को अपने हाथ से पकड़ते हुए फाइनली उसे दोबारा से गाड़ी की तरफ लेकर आए थे। यहाँ पार्किंग लॉट में पूरी तरह से जगह खाली थी और यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अचानक अविराज ने किसी को कॉल किया था। ये विक्रांत था, जो कि डरे सहमे तरीके से फ़ोन उठाता है कि आखिर अविराज का क्या रिएक्शन होगा। उसको भी इसके बारे में कोई अंदाज़ा कहाँ था। फ़ोन उठते ही इस वक्त शिवाय और दानिश भी अविराज की बात सुन रहे थे। अविराज जो गुस्से की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे और साथ ही उनकी आवाज़ में भी हल्की कंपन नज़र आ रही थी। वो वाइब्रेशन के साथ विक्रांत को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, गाड़ी लेकर हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में पहुंचो तुरंत। उनकी सांसें अभी भी बढ़ी हुई थी, जिसे वो जाहिर नहीं करना चाह रहे थे त्रिशा के सामने। त्रिशा एकदम से अपना हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्लीज़ बताइए ना, क्या हुआ है आपको? जैसे ही त्रिशा का यह सवाल हुआ था, अविराज के कानों तक उसका पहुंचना हुआ था और अविराज जो उसे 4-5 कदम दूर होते हुए कहते हैं, अगर अपनी सलामती चाहती हो तो अपना चेहरा मुझे मत दिखा, जा करके बैठो गाड़ी में जब तक विक्रांत यहाँ पर नहीं आ जाता है। लगभग 15 मिनट के अंदर विक्रांत काफ़ी स्पीड में ही अपनी गाड़ी ले आकर के उसी जगह पर खड़ा कर चुका था जहाँ विराज की गाड़ी रुकी हुई थी और बाहर भागते हुए आकर कहता है, हाँ सर, कुछ बात थी। अविराज जो गाड़ी से बाहर त्रिशा को निकालते हैं बहुत ही रूड वे में और दरवाजे को खोल करके त्रिशा को पैसेंजर सीट पर धक्का देते हुए कहते हैं, लेकर जाओ इसे, इसके घर वापस, मुझे नज़र नहीं आना चाहिए इसका चेहरा। विक्रांत जो भी कुछ सफाई देता उससे पहले अविराज अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं, तुम्हारा काम मेरे दिए हुए काम को पूरा करना है, ना कि मुझे फालतू के लेक्चर्स देना। और अगर त्रिशा भी मुझसे दूर रहेगी यही उसकी जान के लिए बेहतर होगा। खामखा मैं बहुत हर्ट कर दूंगा उसे। और ये बात याद रखना, मुझे अब वो कभी नज़र नहीं आनी चाहिए। और ये बोलकर वो अपनी गाड़ी में बैठ कर के अब अपने फार्म हाउस की तरफ निकल चुके थे, क्योंकि घर तो वो नहीं जाने वाले थे। न जाने कितने सवाल उनसे किए जाते कि आखिर अचानक से त्रिशा को वो हॉस्पिटल क्यों लेकर गए, क्योंकि त्रिशा लगातार चिल्लाई जा रही थी, हॉस्पिटल में क्या करना है, हॉस्पिटल क्यों लेकर जा रहे हैं, और आप ठीक है ना। सारे लोग जो कि इस बात को सुन लिए थे, हॉस्पिटल शब्द पर तो सबका ध्यान जा चुका था, जिसकी वजह से सब परेशान थे और लगातार अविराज और त्रिशा के फ़ोन पर कॉल्स किए जा रहे थे। त्रिशा का फ़ोन तो घर पर ही छूट गया था। वाकई हमेशा के लिए त्रिशा जा चुके थे अविराज की लाइफ से। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए रिप्लेस प्राइड ऑफ डेवल प्रोफेसर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।